नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना। रुक कर लेते हैं देवभूमि की खबरों का और बड़ी खबर है सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक। धामी कैबिनेट बैठक में लिए गए 5 बड़े फैसले। अल्पसंख्यक आयोग संशोधन विधेयक को मंजूरी मिली, वहीं पूर्व सैनिकों को आरक्षण लाभ देने वाला विधेयक भी पास हुआ। भाषा संस्थान संशोधन विधेयक को हरी झंडी दिखाई गई। बैठक में 3 नए निजी विश्वविद्यालयों को मंजूरी मिली। वहीं सार्वजनिक जुआ रोकथाम विधेयक 2026 को स्वीकृति। बजट सत्र से पहले एक और बैठक की संभावना। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत सहित कई मंत्री इस बैठक में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में देहरादून में हुई कैबिनेट बैठक में 5 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन प्रस्तावों में अल्पसंख्यक आयोग संशोधन, पूर्व सैनिकों को आरक्षण, भाषा संस्थान संशोधन और वहीं निजी विश्वविद्यालय स्थापना और जुए पर रोक से संबंधित विधेयक शामिल हैं। कैबिनेट ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग विधेयक 2026 को स्वीकृति प्रदान की है। इसका उद्देश्य राज्य के अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना है, उन्हें बेहतर प्रतिनिधित्व देना है और उनके सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। वहीं बैठक में पूर्व सैनिकों को राज्य की सेवाओं में आरक्षण से संबंधित संशोधन को भी मंजूरी मिली है। कैबिनेट ने उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2026 को भी स्वीकृति दी है। और एक और बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड पहुंचेंगे। हरिद्वार में 2 लाख लोगों को संबोधित करेंगे। बैरागी कैंप में करेंगे कई कार्यक्रमों में शिरकत। राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। धामी सरकार की विकास प्रदर्शनी का भी शुभारंभ करेंगे। वहीं कार्यक्रम में भारी संख्या में बीजेपी अधिकारी मौजूद रहेंगे और कोर कमेटी की बैठक में मिशन 2027 पर चर्चा। शाह के दौरे को लेकर प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 1 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं, जहां देहरादून से होते हुए वे करीब 12 बजे हरिद्वार पहुंचेंगे। यहां पर वे उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे होने पर आयोजित 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विश्वास सैनी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। विश्वास, अमित शाह का ये हरिद्वार दौरा है, क्या कुछ जानकारी है, बताइए। जी हाँ, देखिए जिस तरीके से मैं आपको बताऊं सपना कि आज गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार पहुंच रहे हैं और इस वक्त अमित शाह जो है वो इस वक्त जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं, जहां पर उनका स्वागत किया जा रहा है। और उसके बाद आज इस तरीके से 12:40 पर उनका हरिद्वार पहुंचने का जो कार्यक्रम है वो हरिद्वार बैरागी कैंप में पहुंचेंगे। और हरिद्वार में बैरागी कैंप में पहुंचने के बाद वो जो जनसमूह है, जो 2 लाख से ज्यादा के लोगों की जो भीड़ वहां पर पहुंची हुई है, तो उसको भी संबोधित करेंगे। साथ ही जो परियोजनाएं हैं, 427 करोड़ की जो परियोजना है उनको लेकर भी शिलान्यास और लोकार्पण के जो कार्यक्रम है वो भी यहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही साथ जो उत्तराखंड की सरकार के जो 4 साल बेमिसाल जो गुजर रहे हैं उसको लेकर भी जो प्रदर्शनी दिखाई गई है, उसको लेकर भी यहाँ पर जो उद्घाटन है वो यहाँ पर किया जाएगा। उसको लेकर कम से कम 4 घंटे हरिद्वार में रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि सहकारिता विभाग की जो यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई उसका भी यहाँ पर उद्घाटन जो है वो किया जाएगा। और जितने भी जो प्रशासन है वो उसको जो केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह हरिद्वार पहुंच रहे हैं उनके आगमन को लेकर जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था उसको लेकर भी तैनात यहाँ पर दिखाई दे रहा है और कई तरह की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। जी, कार्यक्रम स्थल पर अभी कैसा माहौल है और कितनी भीड़ जुटने की संभावना जताई जा रही है? जी हाँ, बेशक सपना, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो उसको लेकर लोगों में काफी उत्साह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कई लोग इस वक्त यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हालांकि जो पंडाल है बड़ी संख्या में उस पंडाल में लोग भर चुके हैं और काफी अच्छी खासी भीड़ वहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि उत्साह काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके से हम आपको बताएं कि जो उत्तराखंड के 4 साल जो बेमिसाल जो सरकार के निकले हैं, तो उसको लेकर जो प्रदर्शनी लगाई गई है वो वैसे 1 हफ्ते तक वहां पर रहने वाली है, जिससे लोगों को जानकारी मिलेगी किस तरीके से न्याय प्रक्रिया जो बदल रही है या फिर जिस तरीके से जो सरकार ने लोग जो कार्य किए हैं तो उसको लेकर किस तरीके से लोगों के बीच में सरकार जा रही है उसको लेकर भी यहाँ पर जो उद्घाटन जो प्रदर्शनी है उसका भी उद्घाटन यहाँ पर किया जाएगा। तो ऐसे में जितने भी लोग वहां पर पहुंचे काफी भीड़ वहां पर इस टाइम पे दिखाई देगी। जो अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 लाख से ज्यादा के लोगों को यहाँ पर संबोधित किया जाएगा केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो आंकड़ा है ये सही साबित होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस वक्त जो भीड़ है, जो उत्साह है वो लोगों में बेझक यहाँ पर दिखाई दे रहा है और काफी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी, अमित शाह कौन कौन से कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं?
यार सपना, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आज केंद्रीय गृह मंत्री जिस तरह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो कई तरह के कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर हो रहे हैं, और उसको लेकर जिस तरीके से अभी तैयारी यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो जितने भी जो हम आपको बताया कि नूतन न्याय संहिता करके जो एक कार्यक्रम है वो यहाँ पर है, किस तरीके से लोगों को न्याय प्रक्रिया में जो बदलाव देखने को मिलेगा उसकी भी प्रक्रिया है। साथ ही साथ जिस तरीके से देखा जा रहा है, जो उत्तराखंड के लिए जो प्रदर्शन है, जो उत्तराखंड के 4 साल जो 1 साल निकले, उसको लेकर जो प्रदर्शन लगाई गई है कि किस तरीके से लोगों को न्याय प्रक्रिया में सहायता मिलेगी, किस तरीके से यहाँ पर कोर्ट की नियमावली है वो किस तरीके से चल रही है, तो उसको लेकर भी यहाँ पे जानकारी दी, उसकी भी उद्घाटन करेंगे। उसके बाद जिन कोर कमेटी की जो बैठक है वो शाम को 3:40 के बाद कोर कमेटी की जो बैठक है वो भी होगी, जिसमें आगामी चुनाव रणनीति भी तैयारी की जाएगी। क्योंकि देखिए, गृह मंत्री अमित शाह है, उनको राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, तो ऐसे में उत्तराखंड के अंदर जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर भी रणनीति बनी है। तो उसको लेकर एक यहाँ से कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वो कोर कमेटी की बैठक करेंगे, वहां पर एक निजी होटल में बैठकर वहां पर जो कमेटी की बैठक है वो वहां पर की जाएगी, जिसमें उत्तराखंड के जो कोर कमेटी के 24 जो नेता रहेंगे उनको वहां पर बैठक में शामिल किया जाएगा, और वहां पर उनकी बैठक की जाएगी कि आने वाली जो रणनीति रहेगी चुनाव को लेकर किस तरीके से रहेगी रणनीति, उसके लेकर जो चुनाव की प्रक्रिया वो देखी जाएगी। जी, बीजेपी की और कौन कौन से बड़े नेता इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं? जी हाँ, बेशक। देखिए, जिस तरीके से मैं आपको बताऊं कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, और हरिद्वार के जो विधायक हैं मदन कौशिक वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, विनय रोहेला जो आपदा प्रबंधन अध्यक्ष वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, और साथ ही साथ कई जो गढ़वाल मंडल के जो कमिश्नर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और सचिव जो सचिव हैं यहाँ पर, मुख्य सचिव आनंद वर्धन वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और साथ ही बात करें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, तो जितने भी आईजी लेवल, डीआईजी लेवल के जितने अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ विधायक हरिद्वार के जितने 11 विधानसभा उनके भी विधायक यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ अजय भट्ट यहाँ पर मौजूद है, सुबोध दुनियाल भी यहाँ पर मौजूद है। कई ऐसे बड़े नेता हैं जो इस वक्त यहाँ पर कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अभी डोईवाला जो जौलीग्रांट एयरपोर्ट है वहां पर पहुंचे हैं, तो वहां पर अभी उनका स्वागत हो रहा है। उसके बाद वहां से वो निकलकर गुरुकुल के हेलीपैड पर पहुंचेंगे, और हेलीपैड से ही फिर उसके बाद वो बैरागी कैंप में पहुंचेंगे, जहां पर पूरा जो कार्यक्रम है वहां पर रखा गया, और वहां पर पूरी जनसभा है, जो जनसमूह है उसको संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री जी। जी, कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन कितना संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि काफी अलर्ट मोड पर रहा है प्रशासन? यहाँ बेशक सपना, देखिए जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री का कार्यक्रम है, वीवीआईपी मूवमेंट यहाँ पर है, तो उसको लेकर प्रशासन ने किसी तरह की कोई और कसर नहीं छोड़ी है। इसको लेकर जितनी भी तैयारियां हैं वो तैयारी पूरी तरीके से की गई है, जिसको लेकर मैं आपको बताऊं कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 बार यहाँ पर आकर तैयारियों का जायजा लिया है, समीक्षा लिया, अधिकारियों को निर्देश भी दिया है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं किस तरीके से आनंद वर्धन जो मुख्य सचिव है उन्होंने भी यहाँ पर पहुंचकर कार्यक्रम का जायजा लिया है। और सुरक्षा की व्यवस्था की अगर बात करूं तो सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर चाक चौबंद दिखाई दे रही है, और अतिरिक्त पुलिस बल यहाँ पर बुलाया गया था। आईजी गढ़वाल ने भी यहाँ पर आकर पूरी पुलिस को ब्रीफ किया था कि किस तरीके से कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था रहे, किसी भी तरह की कोताही यहाँ पर न बरती जाए। उसको लेकर जिस तरीके से प्रशासन यहाँ पर तैनात है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी अपनी कमर कसी हुई है कि किसी भी तरह की कोताही यहाँ पर न बरती जाए। जी, बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुड़की के पिरपुरा में स्वराज सेवा दल ने एक प्रोग्राम बनाया, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का प्रोग्राम बनाया। मंगलौर हाईवे पर स्वराज सेवा दल के सभी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। स्वराज सेवा दल के कार्यालय पर भारी पुलिस बल तैनात हुआ। वहीं प्रदेश सचिव मोहम्मद इंतजार के नेतृत्व में सभा का संबोधन। अमित शाह से मिलेंगे स्वराज सेवा दल के सभी कार्यकर्ता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उत्तराखंड दौरे को लेकर हरिद्वार और आसपास के क्षेत्रों में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं, और उनके कार्यक्रम से पहले ही विभिन्न संगठनों और कार्यकर्ताओं ने उनसे मुलाकात का कार्यक्रम तय किया है। इसी क्रम में मंगलौर हाईवे पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। बताया जा रहा है कि स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ता भी गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की तैयारी में जुटे हैं। संगठन के प्रदेश सचिव इस नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की सभा आयोजित की गई, जिसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई और रणनीति बनाई गई। वहीं गृह मंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रवेश राय हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। प्रवेश, मंगलौर हाईवे पर कार्यकर्ताओं की भीड़ अब ये जुटी है, तो क्या कुछ जानकारी है, बताइए। जी सपना, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से स्वराज सेवा दल के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं रमेश जोशी, उन्होंने प्लान बनाया था कि गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का, लेकिन अब देखते हैं कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने पहले ही व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर लिया था। लेकिन जो इस तरीके के कार्यकर्ता और लोग हैं, इन लोगों को मिलने से रोक दिया जा रहा था, क्योंकि ये दूसरी पार्टी से लोग हैं। कहीं ना कहीं ये भी समझा जा रहा है जो अन्य पार्टी के लोग हैं वो कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन करते, इस वजह से अभी तक इन लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन अब देखा जा रहा होगा
अभी जो गृह मंत्री अमित शाह हैं डोईवाला एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं और चंद क्षणों में वो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि बैरागी कैंप में पहुंचेंगे, लेकिन इन लोगों को लिए साफ जो पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं ऐसे लोगों को नहीं मिलने दिया जाएगा गृह मंत्री अमित शाह से। जी फिलहाल माहौल कैसा है और पुलिस की मौजूदगी कितनी है? बिल्कुल, जिस तरीके से आपको बता दें कि अगर बैरागी कैंप की बात की जाए तो बैरागी कैंप में लगभग 500 से 700 जो पुलिसकर्मी हैं वो लगाए गए हैं और जो ऐसे लोग हैं जो अन्य पार्टी के लोग हैं जो मिलने की कोशिश कर रहे हैं या मिलने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, इन लोगों के लिए भी पुलिस प्रशासन पूर्णतः तैयार है। ऐसे लोगों को बिल्कुल ही जो पुलिस है अगर जरूरत पड़ती है तो कहीं ना कहीं इन लोगों को डिटेन भी किया जाएगा, लेकिन अभी इस तरीके की कोई प्रक्रिया नहीं है। लेकिन अभी साफ तौर से इन लोगों को रोक रखा है पुलिस प्रशासन ने। जी ट्रैफिक या सुरक्षा को लेकर कोई विशेष व्यवस्था की गई है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से ट्रैफिक प्लान का डायवर्जन जो था वो लागू कर दिया गया है और अब से चंद क्षणों में जैसे कि कहा गया था कि 12:40 में जो गृह मंत्री अमित शाह है वो बैरागी कैंप में पहुंचेंगे और लगभग 4 घंटे जो है वो हरिद्वार में रहेंगे। और देखा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन जो पूर्णतः व्यवस्थाएं हैं पूरी चाक चौबंद बना ली गई है। और आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह की व्यवस्थाओं में लगभग 9 से 10 जो IPS हैं वो लगाए गए हैं और 500 से 700 लेकर जो पुलिसकर्मी हैं वो भी लगाए गए हैं। अब देखना होगा कि आगे आने वाले समय में जो अब ये 4 घंटे होने वाले हैं वो हरिद्वार के लिए किस तरीके से होंगे, लेकिन जो ट्रैफिक प्लान था वो भी पूर्णतः लागू कर दिया गया है। जी स्वराज सेवा दल का क्या उद्देश्य है? क्या कोई ज्ञापन सौंपने वाले हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि स्वराज सेवा दल के जो लोग हैं उन लोगों का कहना था ये ज्ञापन लेकर के जाया जाएगा और ज्ञापन को दिया जाएगा, लेकिन साफ तौर से जो बीजेपी के लोग हैं या पुलिस प्रशासन की बात की जाए, SSP या जिलाधिकारी की बात की जाए, लेकिन इस तरीके से किसी भी अन्य पार्टी के लोगों को ज्ञापन देने की अनुमति नहीं है, जिस वजह से ये लगातार जो है इन लोगों को रोका जा रहा है। लेकिन पुलिस प्रशासन ने पूर्णतः पहले ही जानकारी दे दी थी कि अगर ज्यादा विरोध प्रदर्शन या किसी भी प्रकार से ज्यादा हो हल्ला करेंगे तो इन लोगों को कहीं ना कहीं डिटेन भी किया जाएगा, लेकिन अभी इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। चंपावत के अनुज पंत ने UPSC में 69वीं रैंक हासिल की है और वहीं CM धामी ने अनुज पंत को फोन कर बधाई दी। पूरे परिवार को शुभकामनाएं, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। उत्तराखंड के चंपावत जिले के अनुज पंत ने UPSC की सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया 69वीं रैंक हासिल की है। उनकी इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री धामी ने खुद फोन कर उन्हें बधाई दी और कहा बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने बहुत अच्छी मेहनत की है, आपको और आपके पूरे परिवार को बधाई। मुख्यमंत्री ने बातचीत के दौरान कहा कि ये उनकी बहुत अच्छी शुरुआत है और उन्हें आगे भी इसी तरह आगे बढ़ते रहना है। अनुज की इस सफलता से चंपावत जिले सहित पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है। अनुज मूल रूप से चंपावत जिले के बाराकोट विकासखंड की ग्राम पंचायत छुलापे के रहने वाले हैं। हालांकि उनका परिवार फिलहाल गाजियाबाद में रहता है, जहां उनकी शुरुआती पढ़ाई हुई। अनुज नमस्ते। हाँ सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। बहुत बहुत मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा आपने जो है धन्यवाद सर। बहुत अच्छा आपने मेहनत करी और आपको भी बहुत बधाई। परिवार में माता पिता जी को सबको मेरी तरफ से बहुत बधाई सबको, है ना। और बहुत अच्छा लगा मुझे और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, प्रयास करिए। आपने हमारे पूरे क्षेत्र का आपसे मैं मिला था दीदी की शादी में ना 2013 में। हाँ, देवभूमि खटीमा में तो सबसे मेरे को है आपका याद वही वाला चेहरा। आप चलो बहुत अच्छा यार, जो हो गया। चलो मिलते भी हैं किसी दिन, ठीक है ना। ठीक है। हरिद्वार में ट्रक चालक की बेटी फैरोज फातिमा बनी IAS। फैरोज फातिमा से UPSC परीक्षा में हासिल की 708वीं रैंक। फैरोज फातिमा के पिरान कलियर पहुंचने पर स्वागत हुआ। फैरोज फातिमा ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता को दिया। वहीं पिरान क्लियर क्षेत्र की बेटी ने पूरे इलाके का मान बढ़ाया। वर्तमान में RBI में डिप्टी मैनेजर के पद पर कार्यरत है और रुड़की के पिरान कलियर की फैरोज फातिमा ने UPSC की परीक्षा में 708वीं रैंक हासिल की है और IAS का पद प्राप्त किया है। वह एक ट्रक ड्राइवर की बेटी हैं और इससे पहले RBI में डिप्टी मैनेजर के पद पर कार्यरत थी। फैरोज फातिमा पिरान कलियर की निवासी हैं। उनके पिता इकबाल अहमद पेशे से ट्रक ड्राइवर हैं। वहीं सीमित आर्थिक संसाधनों के बावजूद फैरोज ने कड़ी मेहनत से ये सफलता अर्जित की है। वहीं फैरोज फातिमा पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी सक्रिय रही हैं। वह उत्तराखंड की रग्बी खिलाड़ी के रूप में भी जानी जाती हैं। साल 2024 में उनका चयन भारतीय रिजर्व बैंक में डिप्टी मैनेजर के पद पर हुआ था,
जहां वे वर्तमान में कार्यरत हैं। अब यूपीएससी में सफलता प्राप्त कर उन्होंने आईएएस बनने का लक्ष्य भी हासिल कर लिया है। फेरोज फातिमा की इस उपलब्धि पर पिरान कलियर क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। उनके परिवार को बधाई देने वालों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मतलब इतनी खुशी हो रही है कि मैं आज तक आपको ज़ाहिर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने इस चीज़ के लिए बहुत मेहनत की है। इतने मैंने अपने 8 साल इसमें प्रॉपर दिए हैं। मैं 2018 से प्रिपरेशन कर रही हूँ यूपीएससी की। पहले मैंने अनअकैडमी से एडमिशन लिया था, वहाँ मैंने 2 साल की प्रिपरेशन की है। उसके बाद मैं दृष्टि से प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मतलब अगर मेरा सिलेक्शन हुआ है, मैं 3 बार फेल होने के बाद चौथी बार में मैंने ये प्रयास किया है। बेसिकली मैं अपने मम्मी पापा को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में। उन्होंने मतलब ये है कि गाड़ी चलाकर और मेहनत मुशक्कत करने के बाद उन्होंने ये चीज़ें हासिल की है। भविष्य में मोटिवेशन के लिए बस यही है कि अपना आगे लाइफ के लिए सक्सेस करते रहिए, पढ़ते रहिए, कि सक्सेस तो खुद ही हासिल हो जाती है। अगर हम मेहनत करके दिल जान लगाकर पढ़ेंगे लिखेंगे तो सक्सेस मिल ही जाती है। देहरादून में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों पर गंभीर सवाल उठाए। झूठे आंकड़े पेश कर सरकार पेश कर रही है, काजी निजामुद्दीन का कहना है। और देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार और आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण को भ्रामक बताते हुए कहा कि सरकार विकास के झूठे आंकड़े पेश कर रही है, जबकि जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। उनका कहना था कि प्रदेश में बेरोजगारी और अंडर एम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ रहा है और देहरादून जैसे शहर में प्रदूषण का स्तर भी कई बार 300 से 400 तक पहुंच जाता है। ऐसे में सरकार के पर्यावरण संरक्षण के दावे भी सवालों के घेरे में हैं। काजी निजामुद्दीन ने आरोप लगाया कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था लगातार कमजोर हो रही है और अब तक करीब 1700 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। वहीं जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बजट में कटौती का असर भी प्रदेश के विकास कार्यों पर पड़ने की आशंका जताई। जिनकी सरकार बोलते हैं, आज हमने भारतीय जनता पार्टी के दोनों इंजन की उत्तराखंड प्रदेश की जनता को लेकर दोनों इंजन्स की हमने आंकड़े यहाँ प्रस्तुत किए, जिसमें हमने बताया कि केंद्र सरकार कैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर से लेकर मुख्य पेयजल जैसे या प्रधानमंत्री सड़क ग्रामीण PMGSY जैसी सड़कों के लिए बजट में कटौती कर रही है, जिससे उत्तराखंड सीधा सीधा प्रभावित हो रहा है। चंपावत जिले में 8 मार्च को होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तैयारी जोरों पर है और जहां लोहाघाट के छमनिया स्पोर्ट्स स्टेडियम में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार और माय भारत की ओर से महिलाओं की कई खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। जिला युवा अधिकारी माय भारत चंपावत के आशीष पाल ने बताया कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को जिले में काफी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 8 मार्च को लोहाघाट के छमनिया स्पोर्ट्स स्टेडियम में महिलाओं की 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर दौड़ का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि 300 महिलाओं की ओर से रजिस्ट्रेशन भी किया जा चुका है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी है। साथ ही कहा कि सरकार का लगातार प्रयास है खेल के क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ें, जिसके लिए लोहाघाट में पहले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एवं माय भारत के द्वारा देश भर में महिलाओं के हेतु प्रतियोगिता का आयोजित किया जा रहा है 8 मार्च 2026 को। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को कैसे स्पोर्ट्स के प्रति वो अवेयर हों, ज़्यादा प्रतिभा करें और अपनी खेल के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें और फिटनेस के प्रति भी जागरूक हों। इसी के तहत चंपावत जनपद में भी 8 मार्च 2026 को कार्यक्रम लोहाघाट स्टेडियम छमनिया में आयोजित किया जा रहा है। प्रतियोगिता जो है 3 वर्गों में आयोजित की जा रही है, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर। यहाँ 8 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यहाँ पे बहुत सारे गेम्स हो रहे हैं और इसमें गेम्स हैं 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर हो रहे हैं और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आएँ और छात्राएं आएँ और जो स्पोर्ट्स में जिनकी भागीदारी है वो आए। और मैं चाहता हूँ कि महिलाएं स्पोर्ट्स से जागरूक हों और वो देखें कि स्पोर्ट्स से हमें क्या क्या लाभ होते हैं।
8 मार्च को यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर खेल आयोजित किया गया है, जो कि सरकार ने एक अच्छी पहल की है, जिसमें मैं चाहती हूँ कि अधिक से अधिक बालिकाएं, अधिक से अधिक महिलाएं भागीदारी ले, जिससे कि उन्हें खेलों के प्रति उनको जागरूकता प्राप्त हो, वो जाने कि खेल से उन्हें क्या क्या लाभ हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। वो मैं चाहती हूँ कि उनको खेलों के प्रति उत्सुकता हो कि आगे भविष्य में चल के भविष्य उनका सुधर सकता है खेलों के माध्यम से। सरकार बहुत कुछ कर रही है, तो आप सभी से निवेदन है कि आप 8 मार्च को छमना स्पोर्ट्स स्टेडियम में आए और अपनी भागीदारी दें। धन्यवाद। हरिद्वार में कोतवाली ज्वालापुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की, जहां पुलिस ने मोहल्ला कसाबान में कुरैशियान मस्जिद के पास दबिश दी। वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर एक मकान पर छापेमारी की। वहां भारी मात्रा में अवैध पशु कटान के उपकरण बरामद किए गए। साथ ही एक आरोपी को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया और आरोपी से पूछताछ जारी है। साथ ही आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। ये कार्रवाई अवैध मांस व्यापार पर लगाम लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हरिद्वार के लक्सर नगर पालिका की बोर्ड बैठक के बाद सियासी घमासान देखने को मिला, जहां बैठक खत्म होते ही सभासदों के बीच जोरदार हंगामा हो गया। इस दौरान बीजेपी सभासदों ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी पर बजट प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और अनियमितता के गंभीर आरोप लगाए। आरोप ये भी लगाया गया कि कई बीजेपी सभासदों को बोर्ड की बैठक की सूचना तक नहीं दी गई, जिससे बैठक की पारदर्शिता पर सवाल उठे। बसपा बोर्ड और पालिका प्रशासन पर कमीशन खोरी के आरोप लगाते हुए बीजेपी सभासदों ने कड़ी नाराजगी जताई और मामले को लेकर बीजेपी सभासदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा करने की चेतावनी दी। वहीं हंगामे के बाद नगर पालिका की राजनीति गर्मा गई है और आरोपों के बाद प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। गंभीर आरोप लगाए, जहां नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी पर गंभीर आरोप लगे हैं और नगर पालिका के अधिकारी बजट प्रक्रिया में भ्रष्टाचार अनियमितता के आरोप लगे हैं। वहीं हंगामे के बाद नगर पालिका की राजनीति गर्मा गई। वहीं बीजेपी सभासदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले का खुलासा करने की चेतावनी दी और वहीं हंगामे के बीच नगर पालिका की राजनीति गर्मा गई है और आरोपों के बाद प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल भी उठने लगे हैं। बैठक खत्म होते ही ये हंगामा हुआ और बीजेपी सभासदों ने ये गंभीर आरोप लगाए। नगर पालिका के अधिकारी पर गंभीर आरोप लगे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।